नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल लेसन्स बाय ईजी क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर केवीएस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, खास करके टीजीटी संस्कृत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो टीजीटी संस्कृत का जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में यदि हम बात करें तो पहले यहाँ पर ये चीज़ आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा कि कक्षा 6 से 10वीं तक की जो बुक्स चलती हैं संस्कृत की, उन्हीं बुक्स में से जितने भी कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स जो हैं उनकी आपकी यहाँ पर मुख्य बात अगर मैं पहले ही समझा दूँ आपको, तो यहाँ पर पहले समझ लीजिएगा अच्छे से कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वो स्नातक स्तर की, गहन स्तर की आपका समझ का आकलन किया जाएगा। कौन से स्तर की? स्नातक स्तर, यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है उसकी यहाँ पर जांच की जाएगी। उसके बाद देखो दोस्तों, यहाँ पर कक्षा 6 की बात की जा रही है। कक्षा 6 में एक संस्कृत की बुक चलती है जिसका नाम है रुचिरा प्रथमो भाग। ठीक है दोस्तों, ये बुक जो है एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस बुक में ही आपका पहला चैप्टर जो है शब्द परिचय है, दूसरा भी शब्द परिचय है और तीसरा भी यहाँ पर शब्द परिचय है। तो शब्द परिचय के 3 भाग होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये जो तीनों भाग हैं ब्लैक अक्षरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये तीनों भाग जिनको मैं कट कर देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है दोस्तों, ये शब्द परिचय के 3 भाग हैं। उसके बाद ये जो विद्यालय, वृक्षाहा, समुद्र तट, मत्स्य प्रतिकार, सूक्ति स्तवक, क्रीड़ा स्पर्धा, कृषिका, मतलब ये पूरे चैप्टर्स के नाम हैं, 1 से लेकर जो 15 चैप्टर हैं या 10 चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सभी चैप्टर्स इसमें हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ व्याकरणिक जानकारी भी पूछी जाएगी, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कारक विभक्तियों से संबंधित है, कुछ आपके शब्द रूपों से संबंधित है और कुछ है जो आपके धातु रूपों से संबंधित है। इसी के अलावा आपको सर्वनाम का पद परिचय और संख्या ज्ञान, ये भी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं। आपको थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान रखते हुए चलना है कि इसी बुक के अंदर जितने एग्जांपल्स दिए हुए हैं उनको थोड़ा डीपली समझते हुए चलना है, ताकि वो स्नातक स्तर के प्रश्न भी पूछते हैं तो भी आप इन सभी कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए आप वहाँ पर समझा पाओ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों कक्षा 7 की बुक आती है जिसका नाम है रुचिरा द्वितीय भाग। ये सेकंड चैप्टर है एक तरीके से, उस रुचिरा फर्स्ट के बाद रुचिरा सेकंड है। तो ये भी एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये जितने भी चैप्टर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं आप देख पा रहे होंगे, पूरी की पूरी बुक यहाँ पर है, इंक्लूडिंग हम कह सकते हैं ये जो परिशिष्ट वाले जो होते हैं, लास्ट में जो कुछ अलग से चीज़ें दी जाती हैं चैप्टर्स के अलावा, वो वाली चीज़ें भी यहाँ पर हैं। अब इन सभी चैप्टर्स के ऊपर मैं एक वीडियो भी बना के डाल दूंगा बाद में, लेकिन अभी केवल मैं सिलेबस बता रहा हूँ। तो सिलेबस देखिए, तो सिलेबस में आपको इन परिशिष्ट वर्ण विचार के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ लेना है, क्योंकि इनके ऊपर ही डीपली प्रश्न बनेंगे। और अगर मैं बात करूँ इन सुभाषितानी के बारे में, तो कवियों, जिन कवियों ने जिस जिस पुस्तक में ये सुभाषित दिए हैं वो भी आप पढ़ लेना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए कि लेवल चाहे कितना ही डीप बना दिया जाए, उस कवि से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो पढ़ के जाना, ताकि प्रश्न पूछा जाए तो आप जवाब दे पाए। और साथ ही इन पाठों में भी जितने भी, जैसे विश्व बंधुत्वम पाठ है, तो ये अब कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि अभी वर्तमान जो समसामयिक, जैसे नई नई जो कवि आ रहे हैं, नई नई जो किताबें आ रही हैं, उनसे ही, जैसे हमारे जो अर्वाचीन कवि आते हैं संस्कृत में, उनकी जानकारी इन पाठों के द्वारा आपको पूछी जा सकती है। तो आप इनके अन्य ग्रंथ भी आप याद रखेंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और खासकर व्याकरण वाली जानकारी के लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि इनको तो डीपली समझ ही लीजिएगा, खास करके जैसे कि हम संस्कृत में सूत्र वगैरह से पढ़ते हैं, तो सूत्र भी आपको याद होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि कौन सा कार्य किस सूत्र के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों, उसके बाद आ जाती है कक्षा 8 की बुक, जो कि कक्षा 8 में आपके रुचिरा का तीसरा भाग चलता है। अब तीसरा भाग भी मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि कौन निकालता है, एनसीईआरटी ही निकालती है, वो भी याद रखिएगा। चैप्टर सारे नाम दिए हुए हैं, बार बार इनको भी समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे कक्षाओं का स्तर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रश्नों का स्तर भी बढ़ेगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए कि पाठ के बीच की जो लाइनें हैं उन्हीं पर वाक्य देकर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खास करके वाच्य परिवर्तन वगैरह भी आपको इन्हीं चैप्टर्स के बीच के वाक्यों से पूछे जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर पहले ही सतर्क रहना है कि पाठ के चैप्टर्स के बीच में यदि कोई वाक्य आ जाता है तो आप उसको कैसे डील करेंगे, कैसे उसका उत्तर देंगे, वो आप पहले ही थोड़ी सी डीपली तैयारी करके रखें। और साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रत्यय जो है यहाँ पर भी अलग से 3 प्रत्यय दिए हुए हैं, तुमुन, त्वा और ल्यप। ठीक है, तो तुमुन, कहीं इसको त्वा को इक्त्वा बोलते हैं तो इक्त्वा मान लीजिए, और ल्यप प्रत्यय, ये 3 प्रत्यय यहाँ पर है। इसके अलावा भी कुछ प्रत्यय आएंगे, लेकिन वो कक्षा 8 की बुक में नहीं है, वो कक्षा 9 और 10 में एक ही बुक चलती है, व्याकरण विधि के नाम से 9 और 10 के लिए एक ही है। उस बुक में आपको ये सारे प्रत्यय मिल जाएंगे, लेकिन जितना सिलेबस में आया है आपको केवल उतने का ही पढ़ाई करना है। तुमुन, त्वा और ल्यप, यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया है, तुमुन, त्वा और ल्यप। ठीक है दोस्तों, और शब्द रूप भी आपके लिए बहुत थोड़े से यहाँ पर समझने की बात है कि शब्द रूप भी जो इन्होंने दिए हैं वो कौन से दिए हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, थोड़े से कठिन शब्द रूप हैं, ये याद होने में कई बार दिक्कत आती है कई लोगों को। हलंत शब्द जो हैं वो इजी हैं, वो याद करने में दिक्कत नहीं है। अस्मद और युष्मद जो है थोड़े से सर्वनाम शब्द हैं, इनके वैकल्पिक रूप बनते हैं, वैकल्पिक रूपों में बड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलतियाँ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप थोड़ा सा पहले ही ध्यान देके आगे अपनी तैयारी जारी रखेंगे। उसके बाद आती है कक्षा 9 की पुस्तक शैमुशी, और शैमुशी को तो आप सभी जानते ही हैं क्योंकि सीबीएसई स्कूल्स में भी ये तो मिल जाती हैं आपको। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो सीबीएसई की बुक्स
और एनसीईआरटी की बुक्स 9th और 10th में भी समान चलती हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है। सेम उसी तो आपने पढ़ी होगी, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये वाले जितने भी पार्ट हैं ये आपके पढ़े हुए हैं या नहीं है, इनको थोड़ा सा ध्यान से और पढ़ लीजिएगा। ये सारी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा वैसे तो, परंतु अगर नहीं भी हो पाए तो आप अपनी तैयारी जारी रखेंगे। और यहाँ पर देखो हर एक चीज़ को अलग से समझाया गया है, लेकिन व्यंजन जो है जैसे तो संधि में म के स्थान पर अनुस्वार कैसे होता है, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पर पूरा क्लियर एक एक चीज़ दी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर शब्द रूप और धातु रूप सब कुछ दिया है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा बहुत ही ऐसे कन्फ्यूजिंग तरीके से दी हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो व्याकरण विधि है ना, व्याकरण विधि दोस्तों, यहाँ पर ये एक किताब है जो कि कक्षा 9 और 10 के लिए एक ही आती है, दोनों के लिए, और ये आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी। इसके भी अलग से चैप्टर्स होते हैं और ये भी पूरी किताब आपके आएगी। इसके अलग से चैप्टर्स के नाम नहीं दिए हुए हैं कि कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो आपको ये किताब तो पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा इसका ध्यान दीजिएगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि कुल कितनी किताबें होंगी हमारे पास, तो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की 5 किताबें तो वो हैं, और साथ में ये एक व्याकरण विधि है, तो कुल 6 किताबें हमारे पास यहाँ पर पढ़ने के लिए होंगी। और इन 6 किताबों से ही आपका संस्कृत का पेपर बनेगा। 100 प्रश्न जो हैं वो संस्कृत के पेपर में यहीं से आएंगे, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इस बार सीडीपी का पोर्शन बिल्कुल अलग है, 40 प्रश्न बाल विकास के अलग से होंगे, तो वो अलग ही रखने हैं। इनके अंदर मिक्स मत करना। ये मत सोचिएगा कि 40 तो उसके आएंगे, 60 इसके आएंगे, ऐसा नहीं है। इसके पूरे 100 प्रश्न आएंगे संस्कृत के, और 100 प्रश्नों में से आपकी कट ऑफ जो है माइनस मार्किंग तो है नहीं इस बार, तो आपको पूरा ही स्कोर करना है। साथ ही इसी पुस्तक में आए हुए कक्षा 9 की पुस्तक में ही जो धातु रूप दिए हुए हैं आपको, और जो जितने भी यहाँ पर कारक विभक्तियाँ, अव्यय, संख्या ज्ञान, उपसर्ग, रचना प्रयोग, पत्र लेखन, ये हाईलाइट किए हुए टॉपिक्स जितने भी हैं आपको अलग से पढ़ लेने हैं। इसी किताब में दिए हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा आप समझ के ध्यान से पढ़ते हुए चले। कुछ मैंने कहा पहले ही आपको कि व्याकरण के प्रश्नों में सूत्र का ध्यान रखते हुए आपको काम करना है कि कौन से सूत्र से क्या कार्य हुआ है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है। हालांकि ऐसे सभी प्रश्नों को, सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सूत्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी एक सामान्य जानकारी स्नातक स्तर की आपको होनी चाहिए कि सामान्य रूप से जो ज़्यादातर बड़े बड़े उदाहरण जो आए हुए हैं, जो ज़्यादा मुख्य उदाहरण सामान्य आपने स्नातक स्तर में पहले पढ़े होंगे, शास्त्री और शिक्षा शास्त्री में भी आपने कहीं पर बीएड में भी देखे होंगे, तो वहाँ पर आपके जो उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं, वो अगर इन बुक्स में मिल जाते हैं और पाठ के बीच के भी उदाहरण पूछे जाते हैं, तो समान कार्य होने पर कौन कौन से सूत्र हैं वो आपको सामान्य जो सूत्र जो बार बार प्रयोग में आते रहे हैं उनको तो कम से कम याद रखना है, ताकि वो आपके बाद में बाधा उत्पन्न ना हो उससे। यहाँ पर जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी एक एक चीज़ के यहाँ पर देखते हुए स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ताकि बाद में ये एक एक चीज़ें दोबारा अगर रिपीट होती भी हैं तो आपको पता रहे कि हाँ कि ये वाला जो सिलेबस है उस बुक में भी है और इसमें भी है, ऐसा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। यहाँ पे वैसे ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में ना आए, सीधी सीधी यहाँ पर बुक्स के नाम दिए हुए हैं, चैप्टर के नाम दिए हुए हैं। व्याकरण विधि मैंने कहा था कि व्याकरण विधि एक पुस्तक अलग से है, तो ये व्याकरण विधि की जो किताब है वो अलग से मिल जाएगी आपको दुकान से। बहुत अच्छी किताब है, ये बाद में भी काम आएंगी, तो खरीद ही लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए प्रत्यय में मैंने आपको थोड़ी सी एक चीज़ की जानकारी पहले दी थी कि कुछ प्रत्यय तो आपको वहाँ पे पहले पूछे गए थे, और यहाँ पर कुछ प्रत्यय जो हैं ये मतुप, ठक, त्व और तल प्रत्यय यहाँ पर कुछ हैं जो तद्धित के हैं। और स्त्री प्रत्यय तो बहुत ईजी हो गया आपके लिए, टाप और ङीप प्रत्यय पूछे गए हैं। आ की मात्रा आए तो आप टाप कर दीजिए, ई की आ जाए तो ङीप कर दीजिए, मात्रा बड़ी दिखाई दी जाएगी, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और यदि केवी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, या ये जब भी जो सारे जितने भी चैप्टर आए हैं इन सब के बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट ज़रूर करें, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, तो हम नए से नए वीडियो आपके लिए